हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरा आज की इस वीडियो में। हम पिछले वाले वीडियो में हम 2 चैप्टर का सभी प्रश्नों का आंसर देख लिया है। आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 परिवहन का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि परिवहन किसे कहते हैं। तो आंसर है कि उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाने तथा हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुँचाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। तो देखिए, ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। यह एग्जाम में अधिकांश पूछता है कि परिवहन किसे कहते हैं। तो उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को ही हम लोग परिवहन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर के एक कोशिकीय पौधा का नाम बताए। तो एक कोशिकीय पौधा का नाम है क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना। क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना। फिर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर के एक कोशिकीय पौधों में परिवहन कैसे होता है। एक कोशिकीय जो पौधे होते हैं उसमें परिवहन कैसे होता है। तो देखिए, विसरण विधि द्वारा उनमें परिवहन होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है कि संवहन बंडल किसे कहते हैं। संवहन बंडल किसे कहते हैं। आंसर है कि जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर संवहन बंडल कहते हैं। तो संवहन बंडल किसे कहते हैं। संवहन बंडल किसे कहते हैं आप जान चुके हैं कि जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर हम लोग संवहन बंडल कहते हैं। फिर अगला है क्वेश्चन 5 नंबर के जाइलम का क्या कार्य है। आंसर है कि जाइलम जड़ द्वारा मिट्टी से जल एवं खनिज लवण को खींचकर पत्तियों तक पहुँचाने में मदद करता है। इसमें एक दिशीय परिवहन होता है। तो जाइलम क्या करता है, तो जाइलम जो होता है वह जड़ द्वारा मिट्टी से जल एवं खनिज लवण को खींचकर पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है और इसमें एक दिशीय परिवहन होता है। जाइलम में कौन सा परिवहन होता है, तो एक दिशीय परिवहन होता है। यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यह एग्जाम में अधिकांश तो पूछा जाता है कि जाइलम में कौन सा परिवहन होता है, तो एक दिशीय परिवहन। फिर अगला क्वेश्चन 6 नंबर के पौधा में जल का अवशोषण किस प्रकार से होता है। तो आंसर है कि पौधा में मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण कर रूट प्रेशर के साथ जाइलम वाहिनियों में भेजते हैं। देखिए, पौधों में जो मूल रोम होते हैं, मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है और उसे रूट प्रेशर के साथ जाइलम वाहिनियों में भेजा जाता है और जाइलम द्वारा जल को पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। यही पौधे में जल का अवशोषण होता है। इस प्रकार पौधों में जल का अवशोषण होता है। पौधों के मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण करके उसे रूट प्रेशर के साथ जाइलम वाहिनियों में भेजते हैं और जाइलम द्वारा जल को पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार पौधों में जल का अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की खनिज लवण का अवशोषण किस रूप में होता है। तो आंसर है कि खनिज लवण का अवशोषण जो होता है वह आयन के रूप में होता है। किस रूप में होता है, आयन के रूप में होता है। यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। फिर अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्थानांतरण किसे कहते हैं। आंसर है कि पौधों में जल खनिज लवण और खाद्य पदार्थों के बहुत ऊंचाई तक संचलन को ही हम लोग स्थानांतरण कहते हैं। तो स्थानांतरण किसे कहते हैं आपको समझ में आएगा कि पौधों में जल खनिज लवण और खाद्य पदार्थों का बहुत ऊंचाइयों तक संचलन को ही हम लोग स्थानांतरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर के वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। तो पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया ही वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो देखिए, पौधों के वायवीय भागों यानी वायवीय भाग बाहर वाले भाग से जल का रंध्र द्वारा, पत्तियों का रंध्र जो होता है उसके द्वारा वाष्प के रूप में जल का निष्कासन होना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की अधिक सांद्रता वाले खाद्य पदार्थ के भाग को क्या कहते हैं। तो आंसर है संभरण शिरा। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि अधिक सांद्रता वाले खाद्य पदार्थ के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, संभरण शिरा। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में खाद्य पदार्थ के कम सांद्रता वाले भाग को क्या कहते हैं। पौधों में खाद्य पदार्थ के कम सांद्रता वाले भाग को क्या कहते हैं। इसके ऊपर वाला क्वेश्चन था कि अधिक सांद्रता वाले खाद्य पदार्थ के भाग को क्या कहते हैं और इसमें है कि कम सांद्रता वाले खाद्य पदार्थ के भाग को क्या कहा जाता है। तो आंसर है कि उपभोग शिरा। क्या है, उपभोग शिरा कहते हैं। कम सांद्रता वाले खाद्य पदार्थ के भाग को हम लोग उपभोग शिरा कहते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन 12 नंबर की जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। आंसर है कि जाइलम और फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है। पहला है कि जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है यानी मरी हुई होती है, जबकि फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। दूसरा है कि जाइलम जल एवं घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है, जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। फिर अगला पॉइंट है 3 नंबर कि जाइलम में जल एवं घुलित खनिज लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है, जबकि फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का जो
बहाव होता है वह ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ होता है। फिर चौथा पॉइंट है कि जाइलम में एक दिशीय परिवहन होता है जबकि फ्लोएम में द्विदिशीय परिवहन होता है। तो आप इस दोनों पॉइंट को भी ऑब्जेक्टिव के रूप में नोट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में यह पूछा जाता है कि जाइलम में कौन सा परिवहन होता है, तो एक दिशीय परिवहन, और फ्लोएम में कौन सा परिवहन होता है, तो द्विदिशीय परिवहन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि वाष्पोत्सर्जन का महत्व लिखे। तो आंसर है कि वाष्पोत्सर्जन का महत्व निम्नलिखित है। पहला है पॉइंट कि पौधों के मूल से चोटी तक लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रवाहित होती है। पौधों के मूल से चोटी तक लगातार जल की जो धारा होती है वह वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा ही प्रवाहित होती है। फिर अगला पॉइंट है 2 नंबर पॉइंट है कि यह खनिज अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता करता है। यह खनिज अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता करता है। फिर तीसरा पॉइंट है कि वाष्पोत्सर्जन जो है यह पौधों में तापक्रम संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र बनावे। तो देखिए यहाँ पर चित्र बनाया गया है मनुष्य के हृदय का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है कि रक्त को तरल संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं। आंसर है कि रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है, इसलिए यह तरल संयोजी ऊतक कहलाता है। तो रक्त को तरल संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं, तो रक्त जो होता है वह लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय पदार्थ होता है, क्षारीय तरल पदार्थ होता है जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है, इसलिए इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त के 2 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। आंसर है कि प्लाज्मा और ठोस भाग। फिर क्वेश्चन है 17 नंबर कि प्लाज्मा किसे कहते हैं, प्लाज्मा क्या है। तो आंसर है कि प्लाज्मा जो है यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है जो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब 55% होता है। इसमें 90% जल होता है और 7% प्रोटीन और 3% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। तो प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन को क्या कहते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है जो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब 55% होता है। इसमें 90% जल और 7% प्रोटीन और 3% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। और प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन को हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि आयतन के हिसाब से रक्त कोशिकाएं कुल रक्त की कितना प्रतिशत भाग है। तो आंसर है कि 45%। आयतन के हिसाब से रक्त कोशिकाएं कुल रक्त का कितना प्रतिशत भाग है, 45%। रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो आंसर है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, आरबीसी क्या है, आरबीसी का क्या कार्य है। तो आंसर है कि आरबीसी का कार्य जो है वह O2 और CO2 का परिवहन करना है। आरबीसी का क्या कार्य है, O2 यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना है। फिर अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की, WBC का क्या कार्य है। तो आंसर है कि WBC का कार्य जो है वह रोगाणुओं का भक्षण करना है, यानी रोगाणुओं से लड़ने का काम WBC करता है। फिर अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की, रक्त पट्टिकाओं का क्या कार्य है। तो आंसर है कि रक्त पट्टिकाणु रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, यानी रक्त पट्टिका जो होती है हमारे शरीर के किसी अंग में कट जाने पर जो रक्त का स्राव होने लगता है वह उसे थक्का बना देती है, जिससे रक्त का स्राव बंद हो जाता है। इस प्रकार रक्त पट्टिका हमारे लिए सहायक होती है। फिर अब अगला है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है कि जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। आंसर है कि परिवहन तंत्र कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि संवहन ऊतक किसे कहते हैं। तो आंसर है कि जाइलम और फ्लोएम मिलकर जो ऊतक बनाते हैं उसे हम लोग संवहन ऊतक कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो आंसर है कि चालनी नलिकाएं जो होती है वह फ्लोएम में पाई जाती है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। तो आंसर है कि सुक्रोज के रूप में होता है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है कि खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है। आंसर है कि खनिज लवणों का अवशोषण आयन के रूप में होता है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी है। तो आंसर है कि खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण से ही सभी कोशिकाओं को भोजन
सभी कोशिकाओं को भोजन का ऑक्सीकरण करने का मौका मिलता है। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण से ही सभी कोशिकाओं को भोजन का ऑक्सीकरण करने का मौका मिलता है, जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अतः खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जरूरी है। तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी है, आपको समझ में आया होगा। क्योंकि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण से ही सभी कोशिकाओं को भोजन का ऑक्सीकरण करने के लिए मौका मिलता है, जिससे ऊर्जा के अम्लों को प्राप्ति होती है। अतः खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जरूरी है। फिर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रक्त के विभिन्न अवयवों के नाम लिखे। तो आंसर है कि रक्त के विभिन्न अवयव प्लाज्मा और ठोस भाग है। कौन है? प्लाज्मा और ठोस भाग। फिर 10 नंबर है कि रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयवों के नाम लिखे। तो आंसर है कि रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयव हृदय, धमनी और शिरा है। हृदय, धमनी और शिरा है। फिर है अगला क्वेश्चन 11 नंबर कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो रक्त जो है वह तरल संयोजी ऊतक है। किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है। तो आंसर है कि लाल अस्थि माजा में। लाल अस्थि माजा में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्वेश्चन 13 है कि मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं में कौन दूसरे की अपेक्षा बहुत कम होती है। तो आंसर है कि लाल रक्त कोशिका अधिक मात्रा में होती है। लाल रक्त कोशिका जो होती है अधिक मात्रा में होती है, जो श्वेत रक्त कोशिकाओं की 6:1 रूप में होती है। फिर अगला क्वेश्चन है 14 नंबर के रक्त लाल क्यों दिखते हैं। तो आंसर है कि रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण रक्त लाल दिखते हैं। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय में 4 कौन कौन से वेश्म होते हैं। आंसर है कि मनुष्य के हृदय में 4 वेश्म निम्नलिखित है। पहला है दाया अलिंद, दूसरा है बाया अलिंद, तीसरा है दाया नीले, चौथा है बाया नीले। तो दाया अलिंद, बाया अलिंद और दाया नीले और बाया नीले। फिर अगला क्वेश्चन है कि शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों के नाम लिखे। तो आंसर है कि शिरा जो है वहीं शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को दाएं अलिंद में ले जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हृदय के बाएं अलिंद नीले छिद्र पर स्थित कपाट का नाम बताएं। हृदय के बाएं अलिंद नीले छिद्र पर स्थित कपाट का नाम बताएं। आंसर है द्विदली कपाट है। फिर अगला क्वेश्चन है कि फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनी का नाम बताएं। तो आंसर है कि फुफ्फुस शिरा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि हृदय के वेश्मों का संकुचन क्या कहलाता है। तो सिस्टोल। संकुचन क्या कहलाता है? सिस्टोल। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, शरीर की ऐसी धमनी का नाम लिखे जिसमें ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। तो आंसर है फुफ्फुस धमनी। फिर है क्वेश्चन नंबर 21 की शरीर की ऐसी शिरा का नाम लिखे जिसे में ऑक्सीजन जनित रक्त प्रवाहित होता है। तो आंसर है फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा में ऑक्सीजन जनित रक्त प्रवाहित होता है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्न सिरिकाएं आपस में जुड़कर किस रक्त वाहिनी का निर्माण करते हैं। तो आंसर है शिरा। आंसर क्या होगा? शिरा। फिर अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। क्वेश्चन 23 है कि एक कोशिकीय पौधे का नाम बताएं जिसमें परिवहन विसरण के द्वारा होता है। तो आंसर है फ्लेमाइडोमोनस। आंसर है क्लेमाइडोमोनस। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में जल तथा खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण करने वाले ऊतकों का क्या नाम है या ऊतकों को क्या कहते हैं। तो आंसर है संवहन ऊतक। संवहन ऊतक होते हैं वो पौधों में जल तथा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करने वाले ऊतक होते हैं। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है कि जल संवहन ऊतक में पाए जाने वाली लंबी तथा बेलनाकार नलिकाएं क्या कहलाती है। तो आंसर है कि वाहिकाएं कहलाती है। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि जाइलम तथा फ्लोएम में किसकी कोशिकाएं मृत होती है। तो आंसर है जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है। फिर है कि जाइलम तथा फ्लोएम में कौन सा संवहन ऊतक खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। तो आंसर है कि फ्लोएम जो होता है वही खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि पौधों में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों को पौधों के शीर्ष भागों तक पहुँचाने की क्रिया क्या कहलाती है। तो आंसर है स्थानांतरण कहलाती है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त या रुधिर किस प्रकार का ऊतक है। तो आंसर है कि तरल संयोजी ऊतक है। फिर क्वेश्चन है 30 नंबर कि दाया और बाया अलिंद एक दूसरे से किस रचना के द्वारा अलग होते हैं। तो आंसर है कि सेप्टम द्वारा दाया और बाया अलिंद एक दूसरे से अलग होते हैं। फिर 31 क्वेश्चन है कि उस शिरा का नाम बताएं जिसमें शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त का प्रवाह होता है। आंसर है फुफ्फुस शिरा। 32 क्वेश्चन है कि वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो लसिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि रक्त का संचार ज्यादा दबाव से किस में होता है। तो आंसर है धमनी में। फिर अगला है 34 नंबर कि रक्तचाप
की माप किस उपकरण से की जाती है? तो आंसर है कि स्फिग्नोमैनोमीटर और स्टेथोस्कोप के द्वारा। अब है लघुत्तरीय प्रश्न। तो लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है कि पौधों में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है? तो आंसर है कि पौधों में मूलरूप की कोशिकाओं द्वारा जल को अवशोषित कर रूट प्रेशर के साथ जाइलम वाहिनियों में जल को भेजा जाता है। पेड़ पौधों के वायवीय भागों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होने के कारण जाइलम वाहिनियों में एक सतत जल स्तंभ का निर्माण होता है जो ऊपर की ओर खिंचाव बल उत्पन्न करता है। संसंजन बल, विसरण क्रिया आदि के कारण जल लगातार जाइलम वाहिनियों में आदि द्वारा जल का स्थानांतरण होता रहता है। इस प्रकार पौधों में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण होता रहता है। फिर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि मूलरूप की कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है? तो आंसर है कि मूलरूप की कोशिकाओं का परासरण दाब भूमि जल के दाब से अधिक होने के कारण जल विसरण क्रिया द्वारा मूलरूप की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है, जहां से रूट प्रेशर द्वारा इसे जाइलम वाहिनियों में भेज दिया जाता है। इस प्रकार मूलरूप की कोशिकाओं में विसरण क्रिया द्वारा जल आसानी से पहुंच जाता है। तो इस प्रकार मूलरूप की कोशिकाओं में जल पहुंचता है। और फिर अगला क्वेश्चन है चौथा कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है? तो आंसर है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए निम्नलिखित महत्व है। पहला है कि इससे पौधों के जड़ से पूरी ऊंचाई तक जल आसानी से पहुंच जाता है। फिर दूसरा पॉइंट है कि जल के साथ साथ खनिज, लवण एवं अन्य पादप पोषक तत्व भी पत्तियों तक पहुंच जाता है। फिर तीसरा पॉइंट है कि इससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में पौधों को आसानी होती है। और अगला चौथा पॉइंट है कि यह पौधों में तापक्रम संतुलन को बनाए रखता है, जिससे तेज धूप में भी पौधा सूख नहीं पाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक दिशीय एवं द्विदिशीय स्थानांतरण में क्या अंतर है? आंसर है कि एक दिशीय एवं द्विदिशीय स्थानांतरण निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर है कि एक दिशीय स्थानांतरण में जल तथा खनिज लवण का परिवहन जड़ से पौधों की ऊपरी भागों की ओर होता है, जबकि द्विदिशीय स्थानांतरण में खाद्य पदार्थों को ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ स्थानांतरण होता है। फिर अगला अंतर है कि इसमें यानी एक दिशीय में जल के साथ साथ खनिज लवण आयन के रूप में स्थानांतरित होते हैं, जबकि द्विदिशीय में खाद्य पदार्थ सुक्रोज के रूप में स्थानांतरित होता है। एक दिशीय में जाइलम वाहिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जबकि द्विदिशीय में चालनीय नलिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक है कैसे? आंसर है कि लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसका एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोग कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। देखिए, लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसका एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो रक्त परिसंचरण तंत्र द्वारा सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। यही कारण है कि लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक होती है। फिर अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न है? आंसर है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाओं से निम्नलिखित प्रकार से भिन्न है। आंसर है, देखिए, पहला पॉइंट है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जबकि लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, जबकि लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं रोगाणुओं का भक्षण करता है, जबकि लाल रक्त कोशिकाएं O2 और CO2 का परिवहन करता है। फिर है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं श्वेत होता है, जबकि लाल रक्त कोशिकाएं लाल रंग का होता है। तो यही प्रमुख चार अंतर है। फिर अगला है पांचवा पॉइंट कि श्वेत रक्त कोशिकाएं की संख्या अपेक्षाकृत यानी लाल रक्त कोशिकाओं की अपेक्षाकृत काफ़ी कम होती है, जबकि लाल रक्त कोशिकाएं की संख्या काफ़ी अधिक होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं के अपेक्षा। फिर है अगला क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 है कि रक्त पट्टिकाणु का क्या महत्व है? तो आंसर है कि रक्त पट्टिकाणु रक्त को थक्का बनाने में सहायता होता है। इसी कारणवश शरीर का कोई हिस्सा कटने या चोट लगने से जब रक्त का स्राव होता है, तो जैसे ही रक्त हवा के संपर्क में आता है तो रक्त पट्टिकाणु के कारण रक्त थक्का बनने लगता है, जिससे रक्त स्राव बंद करने में सहायक होते हैं, जिससे रक्त स्राव बंद हो जाता है। और इस प्रकार रक्त पट्टिकाणु हमारे जीवन में महत्व की भूमिका निभाती है। फिर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करें। तो आंसर है कि धमनी और शिरा में अंतर निम्नलिखित है। पहला है
कि धमनी देखिए पहला कि वैसी रुधिर वाहिनियाँ जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है उसे हम लोग धमनी कहते हैं, जबकि वैसी रुधिर वाहिनियाँ जो शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को हृदय तक वापस लाती है उसे हम लोग शिरा कहते हैं। फिर अगला पॉइंट है कि धमनी की दीवारें जो होती है वह मोटी एवं लचीली होती है, जबकि शिरा की दीवारें धमनी की अपेक्षाकृत पतली और कम लचीली होती है। फिर अगला पॉइंट है कि धमनी में झटका के साथ रक्त का प्रवाह होता है, जबकि शिरा में झटका के साथ रक्त का प्रवाह नहीं होता है। फिर अगला पॉइंट है 4 नंबर की धमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह होता है, जबकि शिरा में CO2 युक्त रक्त का प्रवाह होता है। तो इस प्रकार धमनी और शिरा में हमने अंतर देखा। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि रक्त के द्विगुण परिवहन का क्या अर्थ है। तो आंसर है कि एक हृदय चक्र पूरा करने में रक्त को हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है, इसे ही हम लोग द्विगुण परिवहन कहते हैं। पहली स्थिति में रक्त शिरा के माध्यम से दायालिंद से बाया नीले होते हुए शुद्ध दायालिंद से बाया नीले होते हुए शुद्ध होने के लिए फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ा में भेजा जाता है। फिर जहाँ रक्त CO2 को छोड़कर ऑक्सीजन को अपने में मिला लेता है और पुनः दूसरी स्थिति में फुफ्फुस शिरा से O2 युक्त रक्त बाया अलिंद नीले होते हुए महाधमनी में चला जाता है। तो देखा कि रक्त का द्विगुण परिवहन का क्या अर्थ होता है। तो एक हृदय चक्र पूरा करने में रक्त को हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है, इसे ही हम लोग द्विगुण परिवहन कहते हैं। अब है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन है कि लंबे वृक्षों में पूरी ऊंचाई तक जल कैसे चढ़ता है, समझाए। आंसर है कि लंबे वृक्षों में पूरी ऊंचाई तक जल विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से पहुंच जाता है। इसमें रूट प्रेशर, संसंजन बल, मिश्रण क्रिया और वाष्पोत्सर्जन क्रिया का सम्मिलित कार्य शामिल है। पहला है रूट प्रेशर। तो जड़ की कोशिकाएं भूमि जल को परासरणी दाब अधिक होने के कारण, देखिए जड़ की कोशिकाएं भूमि जल के परासरणी दाब अधिक होने के कारण जमीन से खींचकर एक दाब के साथ जैल वाहिनियों में भेजता है, इसे ही हम लोग रूट प्रेशर कहते हैं। फिर है संसंजन बल। तो जल के अणुओं के बीच जबरदस्त खिंचाव होता है जिसे हम लोग संसंजन बल कहते हैं। इस बल के कारण सतत जल स्तंभ का निर्माण होता है। फिर है मिश्रण। तो मिश्रण क्रिया के कारण भूमि से जल जड़ की कोशिकाओं में तथा वहां से जाइलम वाहिकाओं में विसरित होता है। फिर अगला है वाष्पोत्सर्जन। तो इस क्रिया में पौधे के वायवीय भाग से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन होता है, जिसके कारण जल जाइलम वाहिकाओं में ऊपर की ओर गति करता है। अब अगला क्वेश्चन है, तो इसके पिछले वाले क्वेश्चन में देखा आपने कि लंबे वृक्षों में पूरी ऊंचाई तक जल कैसे चढ़ता है। अब अगला क्वेश्चन है कि पौधों में खाद्य पदार्थों के परिवहन की क्रिया कैसे संपन्न होती है, सचित्र वर्णन करें। आंसर है कि पौधों में जिन क्षेत्रों में यानी पत्ती में भोजन बनता है वहाँ अधिक सांद्रता क्षेत्र स्थापित होता है, जिसे संभरण शिरा कहते हैं। और जिधर भोजन का अभाव होता है और जहाँ भोजन का अभाव होता है उसे हम लोग उपभोग शिरा कहते हैं। संभरण शिरा से उपभोग शिरा की ओर खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण फ्लोएम की चालनी नलिका द्वारा अत्यंत छोटे छिद्रों वाली प्लेट के माध्यम से धीरे धीरे होता है, और इस कार्य में साथी कोशिकाओं का असहयोग होता है। इस प्रकार परिवहन द्विदिशीय होता है तथा इसके लिए ऊर्जा का भी उपयोग होता है। और इस प्रकार पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन क्रिया संपन्न होती है। फिर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मनुष्य के रक्त की संरचना का वर्णन करें। मनुष्य के रक्त की संरचना का वर्णन करें। आंसर है कि रक्त तरल संयोजक है। यह गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है जिसका pH मान 7.4 है। यह शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है। इसकी संरचना निम्नलिखित भाग है। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है ठोस घटक। तो प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा इसमें 90% जल, 7% प्रोटीन और 3% कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होता है। आयतन के हिसाब से यह पूरे रक्त का 55% होता है और इसका रंग हल्का पीला होता है। फिर दूसरा है कि ठोस घटक। तो ठोस घटक क्या है, तो इसके अंतर्गत RBC, WBC और प्लेटलेट्स होता है। RBC के कारण रक्त लाल दिखाई पड़ता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक विशेष प्रोटीन पाया जाता है। WBC रोगाणुओं का भक्षण करता है यानी रोगाणु से लड़ने में सहायता करता है, तथा प्लेटलेट्स रक्त को थक्का जमाने में सहायता करता है। अब अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि मनुष्य के हृदय की कार्यविधि को समझाएं। आंसर है कि मनुष्य का हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है जो रक्त पर दबाव बनाकर उसका परिसंचरण पूरे शरीर में कराता है। पहला है अभिक्रिया विधि।
तो देखिए अग्रशिरा और पक्षशिरा के माध्यम से शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त यानी CO2 युक्त रक्त दाया अलिंद में पहुंचता है, जहां से त्रिदली का पाठ द्वारा दाया नीलय में पहुंच जाता है। अब यहां से रक्त को फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ा में शुद्ध होने के लिए भेजा जाता है। यहाँ रक्त से CO2 बाहर हो जाता है और ऑक्सीजन को अपने में मिलाकर रक्त को शुद्ध कर लेता है। और अब ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बाह्य अलिंद में पहुंचता है, जहां यह द्विदली का पाठ से बाह्य नीलय में और बाह्य नीलय से महाधमनी में भेजा जाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन युक्त रक्त पूरे शरीर में पहुंच जाता है। हृदय काव्य में बारी बारी से संकुचन तथा शिथिलन होता है। दोनों अलिंद एक साथ और दोनों नीलय एक साथ कार्य करते हैं। इस प्रकार सिस्टोल और डायसिस्टोल को मिलकर एक हृदय का धड़कन बनाते हैं। इस प्रकार सिस्टोल और डायसिस्टोल मिलकर एक हृदय का धड़कन बनाता है। इस प्रकार हमारा चैप्टर नंबर 3 परिवहन के सभी प्रश्नों का आंसर हमने किया। अब अगले वाले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 उत्सर्जन के सभी प्रश्नों का आंसर करेंगे। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं अगला जो वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पास पहुँचता रहे।